रेड लिंक भी ओपन करना है। ओहो, वो तो मैंने लिया ही नहीं, वो कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? ये तो मैंने सेंड किया था। मैंने तो सारी सेंड करनी है। वो भी एसएनसी फैकल्टी में ही आना, एसएनसी फैकल्टी में ही आना, मॉडरेटर लिंक कहीं नजर आ रहा है आपको? किस प्रोफेशन में थर्ड ईयर का, हाँ जी, फिलहाल थर्ड ईयर का करें ना। उसको मैंने लिंक को कॉपी करके ना, तो उस पे जाके जीमेल पे कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट, अच्छा। पेस्ट करने के लिए मैं इधर जाती हूँ, दोबारा कॉपी होगा। मुझे पता नहीं चला ये पोस्ट तो
हाय क्या से जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा बेटा, जैसे हम एंटीनेटल केयर पढ़ रहे थे, तो एंटीनेटल केयर में एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब आज हम APH जिसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज में इसके कंटेंट्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें डेफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर, काजीज, सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वो काजीज ऑफ एंटीनेटल केयर है, मैनेजमेंट ऑफ APH, तो एंड प्रोग्नोसिस ऑफ APH। एंटीनेटल केयर में हम जो है APH पढ़ रहे हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, ये एंटीनेटल केयर का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट हम जाते हैं। माइक ऑफ करें आपने? ये तो आपका आ रहा है। आप भी सेकेंड ईयर का ले रही हो? मैं तो थर्ड ईयर का ले रही हूँ। सेकेंड ईयर का आ गया है? नहीं नहीं जी बेटा, आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है एट द एंड, आप सेकेंड ईयर जो है वो अब थर्ड ईयर बन चुकी है ना। अफरा से आप वाली क्लास है सेकेंड ईयर। खुला हुआ है ना मेरा तो क्वेश्चन जी, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा, दो तीन टीचर लेक्चर ले रहे हैं एक ही रूम में ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में जो है एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन APH। APH क्या है, इनलिस्ट द काजेज एंड डायग्नोज, ठीक हो गया, डिस्कस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ APH एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ APH। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना कि APH हम पढ़ रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज, वो है क्या? एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीपार्टम हेमरेज is bleeding from the vagina during pregnancy from 24 weeks of gestation age to term। 24 वीक्स से लेके टर्म तक जो ब्लीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड APH, एंटीपार्टम हेमरेज। अब 24 वीक से पहले की ब्लीडिंग को मैंने बताया था कि 24 वीक से पहले की ब्लीडिंग जो हो वो अबॉर्शन की तरफ जाती है, और 24 कंप्लीटेड वीक से लेके टर्म तक जो ब्लीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। इसकी एपिडेमियोलॉजी में अफेक्ट्स 3 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी, 3 times more common in multiparous than primary gravida women। अब इसमें 3 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज में इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और ये मोर कॉमन होता मल्टीपेरस वुमेन में देन दी प्राइमरी ग्रेविडा। बेटा क्लियर हो रहा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक हो गया। इसकी काजेज जो है, नंबर 1 प्लेसेंटल कॉजेज, नंबर 2 जेनिटल कॉजेज, नंबर 3 ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड रप्चर ऑफ यूट्रस। अब 4 काज होती हैं इसकी
जिसमें जो है सबसे मेन कॉजेज जो है वो प्लेसेंटल कॉजेज होती है। ठीक हो गया। अब प्लेसेंटल कॉजेज में जेनिटल ट्रैक्ट कॉजेज जो है, प्लेसेंटल कॉजेज में आगे हम देखते हैं कि कौन सी प्लेसेंटल कॉजेज हो सकती हैं। प्लेसेंटल कॉजेज में मैंने आपको बेटा मल्टी पेरिस वुमेन बॉयज मोर देन 3 जो है टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, मल्टी पेरिस वुमेन मीन कि वो बार बार प्रेग्नेंट हुई है और उसके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, इसको कहते हैं मल्टी पेरिस। और प्राइमरी ग्रेविडा मीन कि वो फर्स्ट टाइम उसने प्रेग्नेंट हुई है और फर्स्ट टाइम उसने जो है बर्थ देना है। ठीक हो गया। इज इट क्लियर बॉयज? अब जो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटल कॉजेज मैंने बताया, इसमें जो है प्लेसेंटा की बहुत सारी टाइप्स है, आपने अच्छी तरह से देखना, ये पेपर में आता है। ठीक है, और मुख्तलिफ एंगल से आता है। इसमें प्लेसेंटा प्रीविया एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर और इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द इंटरनल ऑस। अब इसमें ये भी कह सकते हैं, इन्होंने ये जो आपकी डेफिनेशन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ कि एबनॉर्मल लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर और इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द इंटरनल ऑस। अभी जो प्लेसेंटा नॉर्मली प्लेसेंटा होता है वो 3 सेंटीमीटर अबव द सर्विक्स से होता है। ये यूट्रस, आपको अगर अच्छे से पता है कि यूट्रस कैसी है, तो यूट्रस के प्लेसेंटा फंडस पे अटैच होता है और सम टाइम ये यूट्रस की वॉल्स के साथ एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे भी हो सकता है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस की फंडस के साथ अटैच है दैट इज नॉर्मल। अगर उसकी एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच है दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। अगर सम टाइम आधा जो है वो फंडस और आधा इंटीरियर वॉल के साथ अटैच है तो दैट इज कॉल्ड एंटीरियर फंडस प्लेसेंटा, वो भी नॉर्मल है। अगर फंडस और पोस्टीरियर वॉल के साथ हाफ हाफ अटैच है तो उसको हम फंडो पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। अब देखिए प्लेसेंटा की लोकेशन जो है पूरी यूट्रस में एंटीरियर पोस्टीरियर फंडस नॉर्मल है और आधा हाफ हाफ अगर एंटीरियर और हाफ फंडस पे है तो भी नॉर्मल है, हाफ फंडस और हाफ पोस्टीरियर साइड पे तो भी नॉर्मल है। अब प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो यूट्रस के ओवस के पास आके अटैच हो जाता। ठीक है, प्लेसेंटा इज located low lying of the uterus is called placenta previa। इसको जो आपको मैं इजी इसकी अगर डेफिनेशन करके बताऊं तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड लो लाइंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक हो गया बेटा। सारे ही प्लेसेंटा जो यूट्रस में जहां भी एंटीरियर पोस्टीरियर फंडस जो है लोकेट हो जाएगा दैट इज नॉर्मल। अगर वो लो लाइंग है, जहां पे मैंने असेसमेंट करके दिखाया था कि फीटस का हेड होता है, ठीक है, सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर, और जहां फीटस का हेड होता है लो लाइंग ऑफ द यूट्रस, वहां पे प्लेसेंटा अटैच हो गया तो दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। आई होप कि मेरे बच्चों को समझ आई होगी। अब इसका इंसिडेंस रेट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 250 प्रेगनेंसी में से 1 में हो सकता है। नली पेरिस जो है 1000 में से 1 में हो सकता है। वुमेन इस प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन को नली पेरिस भी बोलते हैं और ग्रैंड पेरिस वुमेन जो है उसमें 20 में से 1 में होता। ग्रैंड पेरिस जिसके जो है मोर देन 5 जो है चिल्ड्रन हो और मोर देन 5 टाइम वो प्रेग्नेंट हो दैट मीन ग्रैंड पेरिस। अब नली पेरिस और प्राइमरी ग्रेविडा इज सेम और मल्टी ग्रेविडा मीन के मोर देन 2 to 3
the pregnancy is called multi-gravid, and grandparents woman is more than जो है more than that is called grandparents woman, जिनके जो है 8-10 बच्चे होते हैं, that is called grandparents woman। और इनमें रिस्क फैक्टर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। अब ये आपको प्लेसेंटास मैंने दिखाया हुआ है नॉर्मल प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो है प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट प्लेसेंटा और नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा आपको दिखाया हुआ है ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये नॉर्मल जी, ये नॉर्मल प्लेसेंटा जो लिखा हुआ है जहाँ पे नॉर्मल प्लेसेंटा, तो ये देखें प्लेसेंटा इज लोकेटेड अपर साइड ऑफ द अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब ये है फंडो इंटीरियर प्लेसेंटा, ठीक है, आधा इंटीरियर है आधा फंडस के साथ है, फंडो इंटीरियर प्लेसेंटा दैट इज नॉर्मल। और एब्नॉर्मल कौन सा है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड लो लाइन, ये देखा आपने कि यूट्रस के ये प्लेसेंटा कॉर्ड आ रही है फीटस की, और ये प्लेसेंटा जो है हेड से पहले प्लेसेंटा है सर्विक्स के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अब आई होप कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया की समझ आई होगी। आगे प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप्स हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड connect the baby blood supply to the mother so it can obtain nutrients and oxygen to the grow। अब प्लेसेंटा की पैथोफिजियोलॉजी उन्होंने बताई कि ये जो है यूट्राइन वॉल के साथ कनेक्ट होता है और बेबी को या फीटस को ब्लड सप्लाई देता है मदर से, सो इट कैन ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ग्रो, इसको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन देता है। In normal cases, the placenta attached to the upper segment of the uterus, upper back inner walls of the uterus, जिस तरह मैंने बताया interior, posterior and frontus of the uterus। However, in placenta previa, the placenta attached in the lower half of the uterus and lies below the baby, ठीक हो गया। और बेबी के हेड के नीचे जो लोकेट कर रहा होता है that is called placenta previa। In this process, the venous sinuses of the placental bed are torn and maternal blood is lost। इसमें क्या होता है कि क्योंकि बेबी का ये नॉर्मली जहाँ होना था वहाँ नॉर्मली अटैच नहीं हुआ, लोअर सेगमेंट पे हो गया, जिसकी वजह से प्लेसेंटल बेड आर टॉर्न हो जाता है एंड मैटरनल ब्लड सप्लाई इज लॉस्ट होती है, बच्चे को पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिलता ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, और उसके ऊपर बच्चे का हेड आ रहा है, ठीक है, एक तो टॉर्न हो गया, दूसरा बच्चे का हेड आ रहा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा ने रप्चर हो जाना और ब्लीडिंग हो जानी, और उस ब्लीडिंग को क्या कहेंगे, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। As the placenta is situated at the right above of the internal os, most of the hemorrhage passes out vaginal and is bright red of color, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा जब लो लाइन प्लेसेंटा होगा, ऊपर बेबी का हेड आएगा, जैसे ही माँ खड़ी होगी तो हेड जो है प्लेसेंटा के साथ जो है वो प्लेसेंटा के साथ जो है फ्रिक्शन उसकी होगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा और सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस ब्लीडिंग को हम एपीएच बोलेंगे। इट इज द मेन काज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया ऑफ एपीएच। अब बेटा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया मैंने बताया था कि प्लेसेंटा प्रीविया की मोस्टली जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसी में एपीएच होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। अब इसकी टाइप जो दिखाई हुई है, सबसे पहले जो है लो लाइंग प्लेसेंटा दिखाया हुआ है। अब लो लाइंग प्लेसेंटा जो है नंबर 1 पे, ये जो आप लो लाइंग पे जाए, जहां मेरी स्लाइड आपको लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया दिखाता है। दूसरा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया,
तीसरा जो है वो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और नंबर 4 जो है वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब लो लाइन इसलिए कहेंगे कि इट इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अबव द सर्विक्स। 5 सेंटीमीटर से अबव जो है 5 सेंटीमीटर तक जो लोकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसने प्लेसेंटा प्रीविया होने की कोशिश की, लेकिन ये टाइप 1 में चला गया। ये देखें सर्विक्स आ रही है, इसकी सर्विक्स 3 सेंटीमीटर है, और सर्विक्स से 5 सेंटीमीटर अबव जो है ये प्लेसेंटा अटैच हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर जो सर्विक्स से दूर चला गया, अवे फ्रॉम दी सर्विक्स, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी सर्विक्स। ठीक है, ये राइट भी हो सकता है, ये लेफ्ट भी हो सकता है, दोनों साइड पे अटैच हो सकता प्लेसेंटा। ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक हो गया। अब सेकंड पे जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया एंड टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल इसलिए कहा कि ये सर्विक्स के फर्स्ट मार्जिन के साथ अटैच हो गया। अगर आप गौर से देखें तो लो लाइन में प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स से 5 सेंटीमीटर अबव है, और जो मार्जिनल है ये सर्विक्स के फर्स्ट मार्जिन के साथ अटैच हो गया आगे, इसलिए इसको मार्जिनल का नेम ही इसलिए दिया है कि ये लोकेट होता होता इतना लो लाइन हो गया कि सर्विक्स के फर्स्ट जो मार्जिन है उसके साथ अटैच हो गया। ये देखिए इसका, ठीक है, बाकी सर्विक्स जो है वो इसने अभी कवर नहीं की, तो इसलिए इसका नेम ही मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया रख दिया गया। अगर हम थर्ड में जाएं तो थर्ड में प्लेसेंटा प्रीविया जो है सर्विक्स के दोनों मार्जिन को उसने कवर कर दिया। जो मार्जिनल था उसने फर्स्ट मार्जिन को सिर्फ किया। अब जो पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, इसको टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलेंगे, इसने सर्विक्स को पार्शली जो है वो कवर कर दिया। पार्शली कवर में ये देखें, फर्स्ट मार्जिन भी इसका कवर कर दिया प्लेसेंटा ने, और सेकंड मार्जिन भी कवर कर दिया, तो इसको हम पार्शली, इसने सर्विक्स को कवर कर दिया। अब जब पार्शली कवर किया तो इसको जो है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया के नेम से जो है कॉल करेंगे। ठीक हो गया, लेबल करेंगे। ठीक हो गया। आगे है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में आपने देखा होगा कि सर्विक्स के ऊपर आके पूरा प्लेसेंटा अटैच हो गया और इसने पैरेलल दोनों साइड से पूरी सर्विक्स को कवर कर दिया। ना तो ये जो है सर्विक्स से थोड़ा अबव हुआ, ना ये मार्जिनल हुआ, ना पार्शियल हुआ, ये कंप्लीट इसने आके जो है कवर कर दिया। ये प्लेसेंटा प्रीविया जो है कंप्लीट और पार्शियल, जो एंड वाली 2 टाइप्स है, ये बहुत खतरनाक है। इसके साथ जो बच्चे का हेड जब जो है उसकी फ्रिक्शन होनी, जैसे माने जो है खड़े होना या कोई काम करना, तो पूरा वेट जो है हेड का प्लेसेंटा के ऊपर आना। जब प्लेसेंटा के ऊपर आना है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी, दैट इज कॉल्ड APH। ठीक हो गया। अब स्टेज 1 स्टेज 2 में वही प्लेसेंटा आपको दिखाया हुआ है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, इसको स्टेजिस के नेम से भी कहा गया है, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के नेम से भी। ठीक हो गया। अब टाइप जो स्टेज 1 प्लेसेंटा प्रीविया, स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 4, वो वही चीजें दिखाएगी जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी। APH, मारिया ताहिर, APH मीन एंटीपार्टम हेमरेज। मैंने अपने स्टार्ट की, मारिया ताहिर का क्वेश्चन है मेरे से कि व्हाट इज APH। APH मीन एंटीपार्टम हेमरेज। 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से लेके टर्म तक जो ब्लीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड APH। ये मैंने मरियम ताहिर अपनी डेफिनेशन में इसको क्लियर कर दिया था।
ठीक हो गया। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में ट्विंस प्रेगनेंसी। अब जब बेटा ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो या तो दो प्लेसेंटास होते हैं या प्लेसेंटा एक हो तो उसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसने दो फीटस को ब्लड सप्लाई करना है तो साइज में बड़ा होगा। जब साइज में बड़ा होगा तो उसकी अटैचमेंट होते होते जो है वो सर्विक्स तक आ जाती है, क्योंकि वो एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल्स के साथ जब अटैच होता है तो वो लार्ज साइज प्लेसेंटा होने की वजह से सर्विक्स तक आ जाता है ट्विंस प्रेगनेंसी में। अगर दो हैं तो ऊपर नीचे आने की वजह से वो जो है सर्विक्स तक आ जाता है। इसलिए इसके जो इटियोलॉजी है, रिस्क फैक्टर ट्विंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो सकते हैं। इंक्रीजिंग मैटरनल एज अगर इंक्रीज है या वो मल्टी पैरस वुमेन है तो उसमें जो है उसकी यूट्राइन वॉल्स जो है वो वेरी सॉफ्ट हो चुकी होती है, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से। जब वो जो है जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो अटैच होते होते स्लिप होते होते सर्विक्स तक आ जाता है। फिर इंक्रीजिंग पार्शली, अगर पार्शली है तो वो इंक्रीज होकर प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो सिजेरियन सेक्शन का जो प्लेसेंटा जब उसने अटैच होना होता है तो प्लेसेंटा अटैच होने के लिए यूट्रस की स्मूथ वॉल्स होती हैं, तो वो अटैचमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस नॉर्मली तो जब ओव्यूलेशन हो रही होती है और यूट्रस शट डाउन हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, ठीक है। जब उधर जो है फ्लोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस को मैसेज चला जाता है कि उसने शट डाउन नहीं होना, उसने डिसिजुआ बनाना है, ठीक है। डिसिजुआ इज the thick layer of endometrium। endometrium की लेयर जो है उसकी थिकनिंग हो जाती है, शट डाउन नहीं होती, सिजुआ या फिटल बेड बोलते हैं। क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओवम ने आगे वहां पे स्टे करना होता है। जब जो है या तो वो लेयर थिकनिंग होती है, फिर जो है प्रीवियस जो है सिजेरियन सेक्शन, इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए ज्यादा होते हैं जब प्लेसेंटा अटैच होता है तो यूट्रस की जो प्लेसेंटल बेड है वो जो है वो सिजेरियन सेक्शन के स्कार से ज्यादा जो है नर्म और मुलायम होती है। जब उसको स्कार मिल जाता है सिजेरियन का तो उसको अटैच होना बहुत इजी होता है प्लेसेंटा को, तो वो उस स्कार के साथ अटैच हो जाता है। और स्कार कहाँ होता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। सिजेरियन जो है वो लोअर सेगमेंट सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर जो है वो इंसिजन दिया जाता है सिजेरियन का, तो इसलिए उसको अटैच होने में वहां आसानी होती है तो अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया बन जाता है। फिर जो वुमेन स्मोकिंग करती हैं उस पर फैक्टर भी होते हैं। प्लेसेंटल प्रॉब्लम, प्लेसेंटल प्रॉब्लम अगर डिजीज प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को खुद कोई प्रॉब्लम है तो भी प्लेसेंटा के, जैसे डिजीज प्लेसेंटा भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो प्री इक्लेम्शिया में डिजीज प्लेसेंटा होता है। तो दूसरी बात ये है कि प्लेसेंटा जो है वो लार्ज साइज प्लेसेंटा हो तो भी ये रिस्पेक्ट होते हैं। अब डिजीज प्लेसेंटा कौन सा है वो मैं जब आपको प्री क्लेम्पिया पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि प्लेसेंटा डिजीज कैसे होता है। यूट्राइन पैथोलॉजी की वजह से भी अगर यूट्राइन जो है वो नॉर्मल यूट्रस नहीं होगी। पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया 4 to 8%, अगर पहले प्लेसेंटा प्रीविया था तो भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसमें हम मदर की हिस्ट्री भी कह सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर मदर या एल्डर सिस्टर को प्लेसेंटा प्रीविया था तो हिस्ट्री में भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि अभी इस जो है प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी हो सकता है। इसके क्लिनिकल
फीचर क्या हो सकते हैं? मैंने आप लोगों को जो है एपीएच पढ़ा रही हूँ, एपीएच की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाई, पैथो उसकी जो है कॉजेस पढ़ाई। कॉजेस में जो है हमारी फर्स्ट कॉज जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया थी। प्लेसेंटा प्रीविया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेंटास है जो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं सिर्फ प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा रही हूँ। प्लेसेंटा प्रीविया की मैंने 4 टाइप्स आपको पढ़ाई, और प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसकी आगे क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं? पेनलेस ब्लीडिंग। अभी आप लोगों ने ये चीज याद रखनी कि पेनलेस ब्लीडिंग ही होगी प्लेसेंटा प्रीविया में। जो मैं बाकी चीजें वैजा प्रीविया, प्लेसेंटा क्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा और वो सारे प्लेसेंटास जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी उनमें पेन होती है, ठीक है। वाहिद जो है प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। औरत को यूरिन की तरह जो है ब्लीडिंग हो जाती है बट पेन नहीं होती। जहाँ पे एपीएच में पेनलेस ब्लीडिंग होती है दैट मीन कि वो प्लेसेंटा प्रीविया होगा। फिर प्रोवोकिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अननोन कॉजेज जिसको कह सकते हैं, शॉक हो सकता है इसको क्लिनिकल फीचर में, और एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक इसलिए कि उसको पेन नहीं होगी, इसलिए एसिम्टोमेटिक कह सकते हैं, उसको कोई सिम्टम फील नहीं होगा। इसकी डायग्नोज क्या हो सकती है? डायग्नोज में पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी। फर्स्ट ब्लीडिंग एपिसोड इज 29 to 30 वीक्स, ठीक है। प्लेसेंटा तो अटैच होता है 10 वीक्स पे, आगे प्लेसेंटा जो है कंप्लीट अटैच होता है। अब जब प्लेसेंटा उस वक्त प्लेसेंटा जब अटैच होता है तो प्लेसेंटा अभी उसका साइज छोटा होता है। जैसे जैसे साइज उसका बड़ा होता है तो वो लोअर सेगमेंट की तरफ आता जाता है, और उसी के साथ साथ फीटस का साइज बड़ा होता है, और फीटस का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है प्लेसेंटा का साइज भी बड़ा होता जाता है। तो 29th और 30 वीक्स तक फीटस इतना बड़ा हो जाता है कि उसका हेड प्लेसेंटा के साथ टकराना शुरू हो जाता है, तो एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले ब्लीडिंग इसलिए नहीं होती कि फीटस का साइज भी छोटा था और प्लेसेंटा का साइज भी छोटा था, और फीटस का हेड प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं हुआ, उसकी फ्रिक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से इससे पहले ब्लीडिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं। और इस टाइम जो 29-30 वीक्स पे जो है हेड जो है उसके साथ प्लेसेंटा के टकरा जाता है। 30 वीक्स पे ब्लीडिंग होगी। दिस फैक्टर लोकलाइजिंग दी प्लेसेंटा एंड डायग्नोसिस प्लेसेंटा प्रीविया। इसकी वाहिद चीज जो है वो अल्ट्रासाउंड ही आपको बताएगा कि प्लेसेंटा कहाँ पे पड़ा हुआ है और ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पीवी जो है पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना, ठीक है। पीवी जो है एग्जामिनेशन नहीं करना कि ब्लीडिंग कहाँ से आ रही, क्योंकि अगर हमने पीवी एग्जामिनेशन कर दिया, आगे प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, तो प्लेसेंटा रप्चर नहीं भी हुआ तो हमने खुद जिस फिंगर के साथ पीवी किया है तो प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसी ब्लीडिंग है जो ख़त्म नहीं होती, उसको हम रोक नहीं सकते। इसमें जो है वो जो है फीटस को इमरजेंसी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में डबल स्टैम्प वजाइनल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें अगर वजाइनल एग्जामिनेशन जो है मैंने नहीं बताया कि नहीं करना, अगर करना है तो कैसे करना। नो डिजिटल वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ये तो बात सही हो गई ना। only as a final and definitive event and only under condition of the डबल सेटअप। डबल सेटअप अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें मस्ट उसका वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, तो हमने डबल सेटअप करना। अब डबल सेटअप क्या है? दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व केयरफुल
evaluation of the cervix in the operation room with full operation for rapid cesarean section। उसमें अगर हमने जो है करना है तो उसका डबल सेटअप करना, हमने वजाइनल एग्जामिनेशन करना ही नहीं है। अगर 1 to 2% हमें करना पड़ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो हमें ऑपरेशन रूम में ले जाके सिजेरियन का कंप्लीट जो है वो अरेंज करके, जो गायनाकोलॉजिस्ट वहाँ होगी, पीडियाट्रिशियन वहाँ मौजूद होगा, इमरजेंसी की सारी चीजें वहाँ मौजूद होंगी, तो पीवी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे ही पीवी एग्जामिनेशन किया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी, और वो ब्लीडिंग इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि विद इन मिनट्स जो है फीटस और मदर के रैपिड जो है सिजेरियन सेक्शन करके फौरन से प्लेसेंटा और फीटस को निकाल दिया जाता है, ताकि मदर और फीटस दोनों बच जाएं। अदरवाइज जो है मिडवाइफ होम डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी में जो वजाइना की पीवी करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया को मैनेज कैसे करना? वंस डायग्नोज्ड प्लेसेंटा प्रीविया विल यूजुअली require bed rest for mother and frequent hospital visit depending on the gestational age. Steroid shot may be given to help to mature fetus lungs. If the bleeding cannot be controlled, an immediate cesarean section is done. अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि प्लेसेंटा प्रीविया की मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो प्लेसेंटा प्रीविया थी वो 5 प्लेसेंटा इज लोकेटेड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस एंड लोकेटेड अबव द 5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स। वो टाइप 1 की मैं बात कर रही हूँ, टाइप 1। एंड टाइप 2 जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया था, उसमें सर्विक्स तो कवर नहीं हुई, ठीक है, उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। फर्स्ट में तो हम डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। सेकंड टाइप में क्योंकि सर्विक्स हमारी पूरी कवर नहीं है, उसके फर्स्ट मार्जिन के साथ टच किया है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। अगर तो डर लग रहा है या रिस्क है कि ये रप्चर हो जाएगा जैसे ही हेड ने डिलीवर होना, तो हम उसमें सिजेरियन सेक्शन का अरेंज करके नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गई तो दैट्स गुड, अगर वो रप्चर हो गया प्लेसेंटा तो फौरन से सिजेरियन हो जाएगा। एंड टाइप 3 जो है वो तो पार्शली कंप्लीट हो गई सर्विक्स, उसमें तो कहीं से भी हेड ने नहीं निकलना। और कंप्लीट टाइप 4 और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, वो तो कंप्लीटली उसमें भी सर्विक्स को कवर किया हुआ प्लेसेंटा ने, किसी भी सूरत हेड बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए दोनों टाइप 3 और टाइप 4 पार्शियल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में हम प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक हो गया। उसमें फीमेल को पहले ही बता दिया जाता है कि आपका सिजेरियन ही होना, क्योंकि आपके प्लेसेंटा प्रीविया की टाइप 3 और 4 है। इसमें अवॉइड इंटरकोर्स से फीमेल को अवॉइड करना है। लिमिट ट्रैवलिंग, यहाँ तो लिमिट ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग करवानी ही नहीं है। अवॉइड पेल्विक एग्जामिनेशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ कि पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना हमने। इसकी बेसिक मैनेजमेंट क्या होगी? इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन विद द हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन। हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन के लिए हमने ऐसे पेशेंट का रिस्क नहीं लेना, इसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। दूसरा, इन्फोर्स्ड बेड रेस्ट करवानी है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी नहीं करवानी। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ही प्लेसेंटा प्रीविया होता है, फीमेल जब बैठती है या खड़ी होती है तो हेड जो है वो प्लेसेंटा के साथ जो है वो फ्रिक्शन उसकी होती है, ठीक है, उसका हेड का वेट जो है वो प्लेसेंटा के ऊपर। ऐसे पेशेंट को हम जो है इन्फोर्स्ड बेड रेस्ट में
इस पेशेंट को कहना कि वो लेटी ही रहे, उसने बैठना भी नहीं। जैसे ही वो बैठेगी तो प्लेसेंटा रप्चर हो जाना। ऐसे पेशेंट को जो है बेड पेन और यूरिन के लिए जो है बेड पेन जो है बेड के ऊपर ही दिया जाता है, और ये 29-28 वीक से लेके अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो टर्म तक इसको जो है इन्फोर्स बेड रेस्ट जो है वो उसने लेटे ही रहना है। ठीक है, जैसे ही वो बैठेगी प्लेसेंटा रप्चर हो जाना है, तो टर्म तक ऐसे ही बेड रेस्ट लेके जाना होता है। अगर थोड़े डेज कम हैं तो उसको घर में रेस्ट बता देते हैं, अदरवाइज ऐसे पेशेंट को जो है 2-2 3-3 महीने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखा जाता है। एक तो क्रिटिकली उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और मैनेज साथ साथ करते रहते हैं, हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन उसकी करते रहते हैं, और तीसरी बेड रेस्ट पे ऐसे पेशेंट को शाउटिंग करना पड़ता है, अदरवाइज ये लोग उठ के बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। जी, नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगी। टाइम है 9:30, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, 9:30 हो चुके। तो मेरा ये लेक्चर जो है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस में आप लोग कौन कौन हो मेरे साथ? आपके पास पेन है? जी बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त? आतिका, कुरातुल आइन, मारिया ताहिर। मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ, आप शुरू कर सकते हैं।
है।